नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। विकसित भारत संकल्प यात्रा का राज्य में सफल संचालन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक की है। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए इस अभियान को मिशन मोड में ले। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए और उनसे प्रतिदिन की यहां पर रिपोर्ट भी ली जाए। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर उत्तराखंड पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान अनुपम खेर ने उत्तराखंड में फिल्मांकन और फिल्म निर्माण से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग के लिए बेहतर वातावरण बनाने को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक आईएसबीटी क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने आईएसबीटी के पास झुग्गी झोपड़ियों में दौरा किया और वहां रह रहे मजदूरों से बातचीत की। साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री ने मजदूरों के परिवारों को कंबल भी वितरित किए। साथ ही सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ठंड बढ़ रही है, इसीलिए सभी जगह जहां प्रवासी मजदूर या झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां कंबल वितरित की जाए। साथ ही आईएसबीटी और आसपास के क्षेत्रों में के अलावा की यहाँ व्यवस्था भी दुरुस्त की जाए। बढ़ती जा रही है और ठंड का प्रकोप ज़्यादा है। ऐसे समय में जो हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो उनके पास पर्याप्त एहतियाती नहीं है, तो उनको सबको कंबल, रजाइयाँ या अन्य जो दिए जा सकते हैं उनको शासन को सबको कहा है देखने के लिए। प्रदेश के अंदर इस प्रकार का एक अभियान चलाकर सब लोगों की मदद करने की और साथ में जो रैन बसेरे हैं उनको भी ठीक करेंगे। रैन बसेरों में देखेंगे और पिछले साल भी और इस साल भी अब क्योंकि ठंड का मौसम है, ऐसे में जगह जगह अलाव भी दिलाए जाएंगे। ऐसे निर्देश हमने सभी जिलों में कर दिए हैं और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी उसी प्रकार से ये सब व्यवस्थाएं भी आगे प्रशासन की ओर से की जाएगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के बाद शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एमडीडीए और एचआरडी के अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र और गंगाजल देकर सम्मानित किया। ये सम्मान अधिकारियों को सड़क को दुरुस्त करने और शहर के सौंदर्यीकरण के कार्य को समय से पहले पूरा करने के लिए दिया गया। वहीं इस दौरान मंत्री ने कहा कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिन रात काम करके राज्य की सड़कों को सुदृढ़ और सौंदर्यीकरण के लिए लिहाज से यहाँ पर बेहतर बनाया है, जिसके लिए वो सम्मान के भागीदार है। जानते हैं कि जहां हमारे सामने चुनौती थी कि कम समय में हमें सब कुछ करना था और एक जहां ज्यादा हमारी जो 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की हम बात करते थे उसको हमने अचीव किया, उससे को पार किया। ऐसे साज सज्जा और जो भी आप जानते हैं कि जब हमारे यहाँ कोई भी लोग अतिथि के रूप में आते थे उनका सत्कार करते हैं और हमारे यहाँ उत्तराखंड में एक भाव रहता है अतिथि देव भव, तो उसको लेके भी हमारे विभागों ने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो मेरा आवास विभाग जिसके अधीन हमारे एमडीडीए और एचआरडी विभाग ने आपके स्वयं सामने में कह रहा हूँ कि आपने भी देखा होगा कितना सुंदर साज सज्जा पूरे एयरपोर्ट से लेकर देहरादून तक और आसपास तमाम क्षेत्रों में, चाहे दुकानों के फसाड के कार्यक्रम होंगे, डिवाइडर पे हमारे फूलों की सजावट होगी, सड़कों का उनको बढ़ाने का होगा, उसमें बहुत साफ सुथरापन दिखाई दिया होगा, या अन्य जो भी काम इससे निमित्त हुए हैं उसको लेके आज आम जन में भावना है कि हमारे अधिकारियों ने दिन रात काम करके इस इन्वेस्टर समिट में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। देखिए, निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि 2 तरह के जो लक्ष्य दिए गए थे, तो इन्वेस्टर समिट के जो इन्वेस्टमेंट आने थे उसको भी हम लोगों ने अपने लक्ष्य को पूरा किया है और जो सौंदर्यीकरण का काम दिया गया था वो भी सभी लोगों ने दिन रात लग करके और जो उसको धरातल पर उतारा है उसके लिए पूरी टीम को बधाई देते हैं।
उत्तराखंड के चमोली और उत्तरकाशी में जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है। बीते दिनों मौसम लगातार रंग बदल रहा था, जिसके बाद आज बर्फबारी शुरू हो गई है। भले ही बर्फबारी देखने को मिल रहा है, लेकिन बावजूद इसके हर कोई उत्साहित दिखाई दे रहा है, क्योंकि बर्फबारी पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि चमोली में किस तरह से बर्फबारी हो रही है। चमोली से सामने आ रहे ये सुंदर बर्फीले दृश्य मन मोह लेने वाले हैं। उत्तराखंड के चमोली में मौसम का रुख बदल चुका है और यहाँ लगातार भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद बद्रीनाथ धाम से लेकर वहां निवास कर रहे लोगों के घर, पेड़ पौधे, गाड़ियां और पहाड़ सभी कुछ बर्फ की सफेद चादर से ढके नजर आ रहे हैं। भारी बर्फबारी की वजह से पहाड़ों की अद्भुत खूबसूरती दिखने लगी है। चमोली के स्थानीय लोग इस बर्फबारी का लुत्फ उठाते भी नजर आए। चमोली के प्रसिद्ध खेल स्थल ओली में जहां एक ओर बच्चे बर्फबारी के बीच क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अन्य खेलों के जरिए वहां की बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। भारत के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। कश्मीर से लेकर चमोली तक बर्फ गिरने के साथ ही जबरदस्त ठंड पड़ने लगी है। इसी के साथ तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। आपको बता दें कि बर्फबारी शुरू होने के साथ ही ओली पर्यटकों में विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है। तो देहरादून से हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। यशराज, जो उत्तराखंड में जिस तरह से मौसम बना हुआ है, मौसम बिल्कुल सुहाना बना हुआ है, किस तरह की जानकारी आपको मिल पा रही है? जी बिल्कुल, उत्तराखंड में मौसम अभी सुहाना बना हुआ है। यदि बात की जाए सबसे पहले उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, तो देहरादून में दोपहर काफी गर्म रहता है, लेकिन शाम ढलते ही ठंड काफी बढ़ जाती है और तापमान काफी नीचे चला जाता है। देहरादून में भी हल्की हल्की हवाएं चलती है, जिससे ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं शाम होते ही टेम्परेचर कम से कम 5 से 7 डिग्री घट जाता है और रात जैसे जैसे बढ़ते जाती है ठंड का प्रकोप भी बढ़ते चला जाता है। वहीं यदि अन्य मैदानी क्षेत्रों की बात करें, जैसे कि हरिद्वार, ऋषिकेश की बात करें, तो वहां भी लगातार काफी ज्यादा दोपहर गर्म रहता है, लेकिन ठंड का शाम काफी ज्यादा ठंड हो जाती है। और वहीं यदि धीरे धीरे हम लोग ऊपर आगे पहाड़ की ओर बढ़े, तो पहाड़ में काफी ज्यादा बर्फबारी अभी देखने को मिल रही है। लगातार पहाड़ में 3 दिनों से बर्फ गिर रही है और बारिश लगातार हो रही थी। वहीं बर्फबारी का आनंद वहां के लोग काफी ज्यादा ले रहे हैं। बर्फबारी के कारण पहाड़ों में देखा जा रहा है कि पहाड़ के घर जो है, वो घर भी कुछ कुछ छोटे छोटे घर जो है वो ढके चले जाते हैं और साथ ही साथ सड़कों पर बर्फ गिर गए हैं और लगातार बर्फ के गिरने से सड़क पर लोगों को चलने में भी परेशानी हो रही है, लेकिन लोग इसका काफी ज्यादा लुत्फ उठा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। वहां पर यदि बात की टूरिस्टों की, तो टूरिस्ट की भी संख्या उत्तराखंड में फिर से लगातार बढ़ते जा रही है। उत्तराखंड के लोग रहे, चाहे बाहरी राज्यों से आने वाले लोग रहे, चाहे विदेशी सैलानी रहे, यहाँ लगातार उत्तराखंड आ रहे हैं। यहाँ लगातार आने के बाद वो चमोली और ओली जैसे जगह पर जा रहे हैं। ओली वही है जहाँ पर विंटर गेम्स का भी आयोजन किया जाता है। वहां पर काफी ज्यादा बर्फबारी होती है। इस प्रकार से सिलक्यारा में भी यदि देखा जाए तो वहां पर भी काफी ज्यादा बर्फबारी अभी हो रही है। बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम की या हेमकुंड साहिब की बात करें तो वहां पर काफी ज्यादा बर्फ का जमाव हो गया है। इतना ही बर्फ का जमाव वहां पर हो चुका है कि हेमकुंड साहिब से सभी लोग नीचे आ चुके हैं। और यदि माना गांव की बात करें तो माना गांव में भी बर्फबारी होते जा रहा है। वहां पर बर्फबारी के कारण लोग नीचे उतर गए। तो लोगों के बीच पर्यटक, सबसे बड़ी बात है कि पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं और पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटकों का स्पष्ट रूप से कहना है, जब उनसे बात होती है तो कहते हैं कि इस बार बर्फबारी का सीजन काफी अच्छा है और बर्फ पर उन्हें खेलने में मजा आ रहा है, मस्ती वो ज्यादा कर रहे हैं। वहीं लोग परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ भी उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और वहां पर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। वहीं पर आपने दिखाया कि किस तरीके से बच्चे भी वहां पर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं और क्रिकेट खेलते हुए भी बच्चे वहां पर नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से लगातार, चाहे उत्तरकाशी की बात की जाए, चाहे चमोली की बात की जाए, सिलक्यारा की बात की जाए, केदारनाथ की बात की जाए, हेमकुंड साहिब की बात की जाए, बद्रीनाथ धाम की बात की जाए,
हर जगह बर्फबारी हो रहा है। माणा गांव की बात किया तो चारों ओर बर्फबारी ही बर्फबारी है। औली में भी बर्फ की लगातार गिरने से औली में भी ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। रात का तापमान की यदि बात करें तो रात का तापमान काफी ज्यादा ठंड हो जाता है। और जी जी जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर मौसम सुहाना बना हुआ है, बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से किस तरह की व्यवस्था की गई है पर्यटकों के लिए खास तौर पर? जी बिल्कुल, प्रदेश सरकार की ओर से लगातार व्यवस्थाएं की जाती है। इससे पहले यदि बात की जाए तो चार धाम की यात्राओं में भी प्रदेश की सरकार ने बिल्कुल बहुत बेहतरीन एक सहायता किया था लोगों के, पर्यटकों को आने से। इस प्रकार से उनकी सबसे बड़ी बात है राजस्व में भी वृद्धि हुई। और यदि बात की जाए कि उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड एक पर्यटक स्थल है जहाँ पर राजस्व का मुख्य साधन भी पर्यटन ही है। तो इस प्रकार से हमेशा सालों भर यहाँ पर पर्यटन के लिए लोग आते रहते हैं, पर्यटक आते रहते हैं। वहीं इस बार व्यवस्थाओं की यदि बात की जाए तो चूंकि ठंड क्षेत्र है, उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र, काफी ज्यादा ठंड हो जाता है। वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं, तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं को वहाँ पर मुहैया करा दिया गया है। वहाँ पर वही नर्सिंग स्टाफ की भी वहाँ पर नियुक्ति कर दी गई और साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्रों में डॉक्टरों की भी नियुक्ति कर दी गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो भी अस्पताल, सरकारी अस्पताल हैं, उन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की पूर्ण व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही साथ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो होता है उसके लिए व्यवस्था की गई है। एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। जहाँ पर भी पर्यटक स्थल है, जहाँ पर पर्यटक लोग ज्यादा रहते हैं, वहाँ पर गर्म पानी की व्यवस्था की गई है और वहाँ पर लोगों के खाने पीने की भी व्यवस्था, पूर्णतः व्यवस्था की गई है, ताकि पर्यटकों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। पर्यटक को गर्म भोजन मिले और पर्यटकों को एक सुंदर भोजन मिले, ताकि पर्यटकों के अंदर के तापमान जो है वो बना रहे। साथ ही साथ वहाँ पर लगातार यह भी सरकार के द्वारा यह भी बताया जा रहा है या वहाँ पर शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा यह भी लगातार बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो भी पर्यटक आ रहे हैं वो अपने गर्म कपड़े को अपने साथ लेकर आए, ताकि गर्म कपड़े को साथ लेकर आने से, चूंकि बर्फबारी भी हो रही है, इस बर्फबारी में गर्म कपड़े ही उनके बचाव का मुख्य साधन हो सकते हैं। साथ ही साथ यदि बात की जाए कि मेडिकल की, तो दवाओं की भी व्यवस्था करा दी गई है। जहाँ पर पर्यटक ज्यादा आ रहे हैं वहाँ पर एक छोटे छोटे जन औषधि भी खोल दिए गए हैं या वहाँ पर छोटे मेडिकल हॉल भी खोल दिया गया है, ताकि वहाँ पर पर्यटकों को यदि किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो वो तुरंत डॉक्टर से मिल करके फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ले सकें या वहाँ पर अपना इलाज करा सकें। और जब किसी को यदि ज्यादा परेशानी होती है तो वहाँ से एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है, ताकि एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें देहरादून या अन्य किसी अस्पतालों में बड़े अस्पतालों में भर्ती कराया जाए। तो इस प्रकार से पर्यटक के द्वारा भी स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्थाएं कर दी गई है। वही पर्यटन मंत्री ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि इस बार जो यात्री आएंगे उनके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। क्योंकि पर्यटन मंत्री कल मसूरी भ्रमण पर थे, उन्होंने भी मसूरी का भ्रमण किया और कहा कि यहाँ पर भी काफी ज्यादा ठंड हो गई। इसी को देखते हुए लगातार पर्यटन की व्यवस्था की बात की जाए या स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए, तमाम व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया यशराज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मौसम पहाड़ों पर बिल्कुल सुहाना बना हुआ है। पर्यटकों का जो तांता है वो पूरी तरह से यहाँ पर लगा हुआ है। पर्यटक पूरी तरह से आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं किस तरह से पर्यटकों के जो चेहरे हैं वहां पर खुशी छाई हुई है। बिल्कुल पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कल मसूरी का दौरा किया है, जहां उन्होंने जॉर्ज एवरेस्ट हाउस पहुंचा। वहां पर पहुंचकर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पर्यटकों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी भी ली। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने भारत के एकमात्र कार्टोग्राफिक म्यूजियम का भी निरीक्षण किया है और क्षेत्र के सौंदर्यीकरण को लेकर अधिकारियों से बातचीत भी की। एवरेस्ट जो कार्टोग्राफिक म्यूजियम है, ये 23 करोड़ 52 लाख की लागत से बनकर तैयार हुआ है और इसको उसी पद्धति से बनाया गया जिस प्रकार से इसका निर्माण हुआ था। इसको रेस्टोरेशन इसका किया गया है और हिंदुस्तान का एकमात्र कार्टोग्राफिक म्यूजियम ये बन करके तैयार हुआ है, जिसमें पंडित नैन सिंह रावत जी और राधानाथ सिकदर जी की जो उपलब्धियां हैं और जिस प्रकार से पीक 15 को उन्होंने नापा, तो वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। और हमारी जो नाविक जो सैटेलाइट है, GPS सिस्टम है, उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो बच्चों के ज्ञानवर्धन में ये बहुत सहायक होगा और जो साइंटिफिक नॉलेज रखते हैं और जिनको कार्टोग्राफी की नॉलेज है, उनके लिए बड़ा उपयोगी है ये। उधम सिंह नगर के खटीमा में खटीमा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के मद्देनजर ईवीएम मशीनों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में खटीमा तहसील में भी ईवीएम प्रदर्शन केंद्र बनाया गया है, जहां आम जनता और मतदाताओं को ईवीएम मशीन का प्रदर्शन कर मतदान करने की यहां पर जानकारी और ईवीएम मशीन से संबंधित संदेह का समाधान किया गया है। वहीं केंद्र पर कार्यरत मास्टर ट्रेनर लवराज सिंह मफवाल ने बताया है कि निर्वाचन आयोग के आदेश के क्रम में ईवीएम मशीन का प्रदर्शन कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि आम जनता और मतदाता मशीन के बारे में भली भांति समझ सके।
निर्वाचन आयोग द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चलाया गया है जनता को जागरूक करने के लिए। जो जगह जगह मैं देखता हूँ भ्रांतियाँ फैलाते हैं ये विपक्षी पार्टियाँ, जैसे जहाँ चुनाव हार जाती हैं के साथ ईवीएम हैक हो गई है और ईवीएम में घोटाला हो रहा है। अच्छा, हम लोग जब जाते हैं वोट डालने के लिए तो इतना समय वहाँ नहीं मिल पाता है हमें चेक करने के लिए, देखने के लिए। तो आज मैं यही चेक करने आया यहाँ पर कि ऐसा क्या होता हुआ यहाँ। तो जो जागरूक अभियान यहाँ पर चलाया है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, तो मैंने यहाँ पर जब देखा और मैंने यहाँ पोलिंग की अभी, तो मैंने देखा ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हम जिसको वोट डाल रहे हैं उसकी पर्ची बाहर निकल के आ रही है और कोई हैकिंग वाला कोई सिस्टम नहीं है। और ये जनता को जो भ्रमित करते हैं लोग कि साहब ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, तो ये क्या है अपनी खींच जो है, खींच को मिटाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं ये। अभी मैंने देखा कि साहब छत्तीसगढ़ में और क्या कहते हैं राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस बुरी तरह हारी है, तो उसको जो है उन्होंने इसका नाम दे दिया साहब ईवीएम हैक हो गई। तो वो मैं आगे यहाँ देखा तो भारत निर्वाचन आयोग का बहुत अच्छा कार्यक्रम है ये और जनता को जागरूक होना चाहिए और जनता आगे यहाँ पे इसका फायदा उठाए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगते ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ी बाघों और गुलदार की मूवमेंट से लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है। बता दें कि पिछले 1 महीनों में बाघ इस क्षेत्र में 2 महिलाओं समेत 5 मवेशियों को अपना निशाना बना चुका है। हालांकि पार्क प्रशासन ने एक बाघिन और उसके शावक को टेंकुलाइज भी किया है। उसके बाद भी इनकी मूवमेंट लगातार देखी जा रही है, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने 14 दिसंबर को कॉर्बेट के ढेला और झिरना पर्यटन जोन को बंद करने का अल्टीमेटम दिया है। जिस तरीके से बाघ ने 2-3 महीनों में जो है 2 महिलाओं को अपना निवाला बना लिया और 7-8 लोगों को घायल कर दिया है। और अभी सूचना मिली है कि हाथी के एक बच्चे पर भी अभी कुछ दिन पूर्व बाघ ने हमला किया है और विभाग जो है हाथ पाथ धरे हुए बैठा है। कोई भी बाघ को पकड़ने की उनकी कोशिश सारी नाकाम दिखाई दे रही है, जिसमें लोगों में आक्रोश है। और इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोग अब बहुत ज़्यादा आक्रोशित है, क्योंकि लोगों का घर से निकलना दुर्भर हो गया है। सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना बंद हो गया है। लोग जो है शाम के टाइम पे शाम होते ही अपने घरों में कैद हो जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये एक भय और आतंक का माहौल हमारे इस क्षेत्र में बना हुआ है, जिसको लेकर लोग आक्रोशित हैं। और यदि बाघ को जल्द से जल्द नहीं पकड़ा गया तो ग्रामीणों के साथ मिलकर बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए, पिछले कई हफ्तों से कानिया और उसके आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ बाघ की साइटिंग्स हुई थी। कानिया क्षेत्र में हमने तत्काल कार्रवाई करते हुए चिन्हीकरण किया और बाघ और उसके शावक को रेस्क्यू भी कर लिया वहां से। अब दूसरे क्षेत्र में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के इंसिडेंट सामने आए हैं। जंगल के अंदर बाघों की प्रेजेंस है, ये सभी जानते हैं। बफर एरियाज में भी बाघ काफी घूम रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम सही बाघ को चिन्हित करें। इस संबंध में कैमरा ट्रैप्स लगाए गए हैं, ड्रोन से हम निगरानी कर रहे हैं। हमारी जॉइंट पेट्रोलिंग टीम्स हैं वो गांव में जनसंपर्क भी कर रही हैं और स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने के लिए भी हमने व्यवस्था की है कि हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स और फॉरेस्टर्स और सक्षम वन कर्मचारी, हथियारबंद कर्मचारी जो है वो उनकी मदद कर रहे हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा में भारत नेपाल सीमा मिलाघाट क्षेत्र में स्थित पिलरों और नोमिस लैंड में हुए अतिक्रमण का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण तहसीलदार हिमांशु जोशी के नेतृत्व में किया गया है। वहीं तहसीलदार हिमांशु जोशी ने बताया है कि करीब 10 किलोमीटर पैदल भ्रमण कर सीमा क्षेत्र के कई पिलरों का निरीक्षण किया गया है। 3 चेकिंग है दरअसल, और इसमें जो इंक्रोचमेंट कहीं से किया गया है इसको हम देखते हैं। तो फिलहाल हमको जो दिख रहा है लंबे हमने 10 किलोमीटर करीब पैदल भ्रमण किया सीमा पर। तो नेपाल की ओर से इसमें नो मैंस लैंड में अतिक्रमण किया गया पाया गया है। इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी, उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। करीब 12-13 पिलरों की शेष अभी रह गया है, वो नेक्स्ट टर्न पे होगा। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।